हेलो नमस्कार। आप सभी का फिर मैं एक बार स्वागत करता हूं और मेरे चैनल कोर्से में आप सभी का स्वागत है। और मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने टिकटॉक के बैन के ऊपर एक चर्चा की थी, जहां पे टिकटॉक जो है जिसके ऊपर एक किस्म का बैन लगाया गया है। तो उस एक कानूनन तरीके से उस कानून को टिकटॉक ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। ये खबर जो है वाशिंगटन डीसी से है। और आज जब मैं इस खबर को पढ़ रहा हूँ, मतलब आज 17 दिसंबर को, ये दोपहर की खबर है, लॉरेंस हर्ली के हवाले से, जो रिपोर्टर है, जो लीगल न्यूज़ को कवर करते हैं वाशिंगटन डीसी के लिए, एनबीसी न्यूज़ के लिए। तो उनके हवाले से अगर मैं खबर को पढूं वही सही रहेगा, ताकि जो रिपोर्ट है वो हूबहू आपके सामने रखी जा सके। वरना मैं उसे ट्रांसलेट करूं तो ऐसा हो सकता है, ऐसी गुंजाइश हो सकती है कि उसमें कुछ रह जाए। और जहाँ तक कि कानूनी मसले होते हैं उसमें कुछ छूटने की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। इसलिए मैं हूबहू जो है वो खबर पढ़ी के बता रहा हूँ। तो ये जो खबर है, टिकटॉक ऑन मंडे आस्क्ड द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, टू ब्लॉक a law that could ban the video-based social media app which has millions of American users. At issue is bipartisan measure passed by the Congress and signed into law by the President Joe Biden, जो अभी हैं, हालांकि ट्रम्प जीत के आएंगे, वो 20 जनवरी से वो प्रेसिडेंट रहेंगे. That would go into effect on January 19, the day before the president-elect Donald Trump takes off, unless the justice intervene. The law called, अभी जो लॉ कानून कहता है वो ये है, the law called the Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Application Act. Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Application Act. जस्ट फॉर अ पॉज, अगर हम इसको रिफ्रेश करें इंडियन कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो क्या ऐसा कोई कानून इंडिया में लाना चाहिए या लाया जा सकता है? प्रोटेक्टिंग इंडियंस फ्रॉम फॉरेन एडवाइजरी कंट्रोल एप्लीकेशन एक्ट। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे जो ऐप्स है, खास करके जो चाइना बेस्ड ऐप है, जिसमें उसमें टिकटॉक भी इंक्लूड है, उसे बैन किया है। बहरहाल, तो ये कंप्रेहेंसिव लॉ है, कंप्रेहेंसिव एक्ट है। ये एक्ट जो जिसने पढ़ा है, जो मैंने पढ़ा है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, एक कंप्रेहेंसिव एक्ट है। तो द लॉ कॉल्ड प्रोटेक्टिंग अमेरिकन्स फ्रॉम फॉरेन एडवाइजरी कंट्रोल्ड एप्लीकेशन एक्ट वुड रिक्वायर टिकटॉक चाइनीज ओनर ByteDance, ये जो स्टेक होल्डर है, जो होल्डिंग कंपनी है टिकटॉक की, जो चाइनीज बेस्ड कंपनी है, टू सेल द प्लेटफॉर्म टू एन अमेरिकन कंपनी और फेस द बैन। यानी कि जो होल्डिंग कंपनी है टिकटॉक की, ByteDance, उनका मेजॉरिटी स्टेक्स जो है, मेजॉरिटी होल्डिंग जो है, वो अमेरिकन बेस्ड को या अमेरिकन एंटिटी को बेच दिया जाए। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो ये कानून के तहत बाकायदा बैन इम्पोज्ड किया गया है। कानून कौन सा है? प्रोटेक्टिंग अमेरिकन्स फ्रॉम फॉरेन एडवाइजरी कंट्रोल एप्लीकेशन एक्ट। और ये हमारे देश में अगर इस तरह का कोई कानून होता तो किस तरह का धरना प्रदर्शन होता, उस पर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेकुलर कंट्री है। बहरहाल, टिकटॉक हैज़ चैलेंज द लॉ, saying it violates its free speech right under the First Amendment. फर्स्ट अमेंडमेंट जो यूनाइटेड स्टेट्स कोड है वो,
The act will shutter one of the Americans' most popular speech platform. The day before presidential inauguration, TikTok's lawyer wrote in the court's ruling. This in turn will silence the speech of applicants and many Americans who use the platform to communicate about politics, commerce, art and other matter of public concerns, they added. मेरे हिसाब से बड़ा वीक आर्गूमेंट है. अगर आपका ये आर्गूमेंट है कि दिस विल रेस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच और अदर वायलेट द फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ द ऐप एंड इंक्लूडिंग द अमेरिकन्स हु आर यूजिंग इट, तो मेरे हिसाब से बड़ा वीक आर्गूमेंट है जहाँ तक कि अमेरिकन्स के यूज़ की बात है, क्योंकि ऐसे न जाने कितने ऐप्स हैं जिसके थ्रू आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सप्रेस कर सकते हो और जो पेरेंटली ओन्ड बाय अमेरिकन्स है. तो ये आर्गूमेंट बड़ा वीक हो जाता है. टिकटॉक आज द सुप्रीम कोर्ट टू एक्ट बाय जनवरी 6, यानी कि अगले साल 2025 में जनवरी 6, 2025 नए साल के पहले ही हफ्ते में, मेरे हिसाब से पहले हफ्ते में नहीं, सेकंड वीक यानी फर्स्ट मंडे को, सेकंड वीक के फर्स्ट मंडे को, आई एम सॉरी. तो टुडे व्हाट टिकटॉक सॉट इज दैट टिकटॉक इज आस्किंग द कोर्ट टू डू व्हाट इट हैज़ ट्रेडिशनली डन इन फ्री स्पीच केस. अमेरिका का इतिहास रहा है फ्री स्पीच के ऊपर, जिसका हवाला हमारे यहाँ पे भी दिया जाता है. उनके जो ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे उसको ढाला गया और उसका हवाला भी हम देते हैं. जब हम फ्री स्पीच की बात करते हैं कन्वीनियंटली, तो हम हमारे राइट की बात करते हैं लेकिन हमारी ड्यूटीज़ की बात नहीं करते, क्योंकि वो फ्री स्पीच है. जो फ्री स्पीच है इट कम्स विथ सर्टन रेस्ट्रिक्शंस. वो यूएस में भी एप्लीकेबल है, इंडिया में भी एप्लीकेबल है. बहरहाल जो कहा गया कि 6 तारीख तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए. The today TikTok asking the government to do what it has traditionally done in a free speech case, apply the most rigorous scrutiny to speech ban and conclude that it violates the First Amendment. कंपनी स्पोकपर्सन मिशेल ह्यूजेस, उनका जो स्टेटमेंट आया उसमें उन्होंने रिलीज किया है. इफ द सुप्रीम कोर्ट temporarily blocks the law, it would tee up a final decision from justice on whether the law passes a constitutional muster. The court could expedite consideration of the case, meaning it could issue a final ruling within a month. जबकि इसके वाइडर इम्प्लीकेशंस का नज़रिया जो टिकटॉक की तरफ से रखा गया है कि इट विल हैव वाइडर इम्प्लीकेशन ऑन restriction of free speech and the usability by the Americans to propagate the free speech. और क्योंकि बैन इफ़ेक्टिव है और अगले साल 20 जनवरी 2025 से इनकम्बेंट जो प्रेसिडेंट है वो टेक ओवर करेंगे, तो उसके पहले ये सुनवाई होके उस पर कोई निर्णय लाया जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी कानून पारित कर दिया गया है. तो इस लिहाज से इस एक्सीजेंसी या अर्जेंसी सरकमस्टांसेस को, जो मेरी नज़र में कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या होता है बड़े बड़े कॉरपोरेट जो है ना वो एक सीन क्रिएट करते हैं, एक माजरा तैयार करते हैं, एक तरीका अपनाते हैं, बाकायदा एक प्रोपेगेट करते हैं केस को इस तरीके से कि बहुत ही अर्जेंट इशू है जिसके ऊपर तुरंत के तुरंत कोई कानूनी इंटरवेंशन होना चाहिए, कोई इंटरवेंशन कोर्ट की तरफ से होना चाहिए. तो इस तरह का पूरी दुनिया में इस तरह का हथकंडा अपनाया जाता है, जहाँ पे एक इमरजेंट सिचुएशन को एक प्लेटर पे दिखाते हुए, होता है नहीं होता है तो केस टू केस बेसिस पे डिसाइड हो ही जाता है. अल्टीमेटली कोर्ट्स तो इतने मतलब उनका विजडम होता ही है उस चीज़ को परखने का, लेकिन ऐसा कई बार देखा है कि इस तरह का प्लेटर रखते हुए, इस तरह का एक इमरजेंट सिचुएशन क्रिएट करके दिखाकर प्लेटर पे रख के कोर्टों को भ्रमित किया जाता है कि बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है
और अल्टीमेटली जब कोर्ट सुनती है उन केसों को तो उन्हें दिखाई नहीं देता कि उसमें कुछ भी ऐसा कोई इमरजेंसी, तो अल्टीमेटली जो इंटरिम रिलीफ या एडेंटरिम रिलीफ होती है वो नहीं दी जाती है। तो इसमें कुछ तरह का जो होता है खेल, जो जिसे हम लॉ फर्म की लैंग्वेज में कहें कि स्ट्रैटेजी, लीगल स्ट्रैटेजी, कोर्ट एंड कोर्ट में लिटिगेशन स्ट्रैटेजी, वो हथकंडा अपनाया जाता है। दे आर एंटाइटल्ड फॉर, अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे वो उनका तरीका है अपने क्लाइंट को किस तरह से बेटर सर्विस और बेटर रिलीफ दे सके, उसके लिए वो जो दायरे में है वो सारा हथकंडा वो अपनाते हैं। तो इस लिहाज से ये हो सकता है कि एक ही महीने के अंदर सुनवाई हो जाए, फाइनल आर्गूमेंट हो जाए और उस पर कोई फैसला आ जाए। जहाँ तक कि अमेरिका के हवाले से मैं बात करूँ तो ये मुमकिन है। हमारे यहाँ पे सेलेक्टिव केसेस को जिस तरीके से मतलब प्रायोरिटाइज़ किया जाता है, उसके अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स होंगे, लेकिन कुछ ऐसे केसेस को टॉप प्रायोरिटीज़ में लेके उसे डिस्पोज किया जाता है, और जहाँ की न जाने कितने करोड़ मसले ऐसे ही पेंडिंग रहते हैं। जो अमीरजादे होते हैं उनके बेल एप्लीकेशंस की सुनवाई, एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशंस की सुनवाई, क्वैशिंग ऑफ एफआईआर की सुनवाई, ऐसे न जाने कितने मसले हैं। राजनीतिक से मतलब ये राजनीतिक मसले तो मतलब उसे अलग ही लेवल पे प्रायोरिटाइज किया जाता है, और कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, उसमें न जाते हुए, लेकिन ये ज़रूर देखा गया है और विजिबल है। ये अभी तो आज की तारीख में डिजिटल एज है, सभी को पता ही पड़ जाता है कि किस तरह से प्रायोरिटाइज लिस्टिंग हो जाती है, प्रायोरिटाइज हियरिंग हो जाती है। बड़े बड़े सीनियर टॉप मोस्ट काउंसिल्स होते हैं। अमूमन अगर आपकी एक बेल की एप्लीकेशन अगर ट्रायल कोर्ट ने खारिज की, आप सेशन कोर्ट में आ जाओ, अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज की तो सेशन कोर्ट में आओगे, सेशन ने खारिज की तो हाई कोर्ट में आओगे, हाई कोर्ट से खारिज होकर सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। तो और अगर सेशन ट्राइबल केस है तो सेशन ने खारिज की तो हाई कोर्ट में आओगे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। आपकी एक बेल एप्लीकेशन अगर खारिज हो जाती है सुप्रीम कोर्ट से, तो दोबारा से उस अर्जी को लगाकर वापस नीचे से लेकर ऊपर तक जो सुनवाई करवानी होती है, यानी कि फिर से वही ट्रैवल जो है लोअर कोर्ट से लेकर अल्टीमेटली अपेक्स कोर्ट तक का जो ट्रैवल टाइम होगा, उसमें न जाने कितने साल निकल जाएंगे। लेकिन हमने देखा है ऐसे कई एग्जाम्पल पिछले साल या उसके पिछले साल, या अमूमन देखा ही है कि बेल एप्लीकेशन, एक बेल एप्लीकेशन हाई प्रोफाइल वीवीआईपीज़ की खारिज होती है, अपेक्स कोर्ट तक खारिज होती है, फिर से दोबारा से बेल एप्लीकेशन नीचे से लेकर ऊपर ट्रैवल होती है विद इन अ फ्रेम ऑफ 4 मंथ्स, और एक बार नहीं, 2 बार और 3 बार अल्टीमेटली बंदों को बेल मिल जाता है। तो राइट टू बेल जो है ना, वो कॉन्सेप्ट, बेल इज़ अ राइट एंड जेल इज़ रूल, जेल इज़ एन एक्सेप्शन, बेल इज़ अ रूल एंड जेल इज़ एन एक्सेप्शन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो उन लोगों के लिए क्यों नहीं यूज़ होता जो न जाने कितने सालों से अंडर ट्रायल्स है, और इसकी रिपोर्ट बाकायदा जाती है, कोर्ट्स को भी जाती है, अपेक्स कोर्ट को भी जाती है और सरकार को भी जाती है, लेकिन उनकी नुमाइंदगी कोई नहीं करता। ये सैड स्टेट ऑफ अफेयर है जो जहाँ तक हिंदुस्तान की बात करो। और आगे बढ़ते हैं टिकटॉक के इस एप्लीकेशन के बारे में। फिर आगे जो कंपनी कहती है, इफ़ द जस्टिस रिजेक्ट्स टिकटॉक्स एप्लीकेशन, जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, द लॉ वुड गो इनटू इफेक्ट एज प्लान। TikTok could still seek to have a high court review the law while it is in place, but the justice would already have sent a signal that they think the company is unlikely to prevail. The federal government has defended the law on the national security ground, saying there are concerns about Chinese government influence over the app. और ये बहुत बड़ा डिफेंस है किसी भी देश के लिए, अगर वो नेशनल सिक्योरिटी के ग्राउंड पे किसी भी चीज़ को एप्लीकेबल में लाना चाहे या बैन करना चाहे। तो ये थी टिकटॉक की कहानी, टिकटॉक के बैन की कहानी अंडर द एक्ट विच इज़ कॉल्ड एज द प्रोटेक्टिंग अमेरिकन्स फ्रॉम फॉरेन एडवर्सरी कंट्रोल्ड एप्लीकेशन एक्ट।
तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। जनवरी 6 को इसके ऊपर कोई ना कोई जिरह होगी और फैसला भी आएगा। फैसले की कॉपी जब मेरे पास पहुंचेगी, जो ज़रूर पहुंचेगी, हमारे भी सोर्सेस होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। इसके आगे भी जो इसके ऊपर अगर डिबेट की बात करूं तो टिकटॉक एज वेल एज द 8 इंडिविजुअल यूजर्स and the based politics incorporation, a conservative group that uses TikTok, also has filed a separate challenge saying the law violates their free speech right. तो एक और ग्रुप है जो ये कहता है कि हम इसको यूज़ करते हैं और ये हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे में आता है, इसकी राइट को वायलेट करता है। द इंडिविजुअल का जो चैलेंज है, दे फाइल देयर ओन एप्लीकेशन एट द सुप्रीम कोर्ट फॉर पीपल हु रिलाई ऑन टिकटॉक द बैन वुड बी डिवास्टेटिंग टू देयर लाइवलीहुड। अब ये उनके लाइवलीहुड का जरिया ला रहे हैं। देयर कम्युनिटीज एंड देयर एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड हियर द आइडियाज ऑफ देयर चूजिंग, देयर लॉयर्स रोड। द US कोर्ट ऑफ अपील ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया सर्किट अपहेल्ड द लॉ, ये जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, डिस्पाइट फाइंडिंग दैट इट डिड इम्प्लीकेट द फर्स्ट अमेंडमेंट एंड नीडेड टू बी रिव्यूड वेरी क्लोजली। जबकि उनका केवियट है वाइल अपहोल्डिंग दिस लॉ बाय द कोलंबिया सर्किट कोर्ट, ये फर्स्ट अमेंडमेंट यानी कि राइट टू फ्री स्पीच जिसको ये हिट करता है, ये उनका कंसर्न उन्होंने बाकायदा नोट किया है। Applying a court precedent, the 3-judge panel concluded that the law served a compelling government interest and was sufficiently narrowly tailored to further that interest। जैसे नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो उसके हिसाब से उस वही एक टेस्ट है जिस पे ये अपील किया गया है। The appeals court found that the government's national security justification, including the concerns that the Chinese government could access the data about American users and potentially manipulate the content of the app, are legitimate. So TikTok was launched in US in 2018 and has become interestingly popular now, claiming 170 million American users. Its algorithm provides users with stream of short form videos, जिसे हम reels कहते हैं नई भाषा में, content that adjusts based on their interest. There were national security concerns from the beginning, with Trump at point seeking ban it. मतलब जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट है उनका भी व्यू वही था टिकटॉक को बैन करने का। ट्रम्प हैज सिंस equivocated, saying during the recent election that he could save TikTok. अब पता नहीं ये यू टर्न कैसे हो गया, अगर वो इस तरह से कह रहे हैं, अगर रिपोर्ट को अगर सही माने तो देखते हैं। ट्रम्प सेड ऑन मंडे he has a warm spot in his heart for TikTok when he was asked about the law. He was also scheduled to meet with the TikTok CEO Shao Ji-chew, ये चाइनीज़ के नाम भी बड़े अजीब होते हैं, without offending them, at his Mar-a-Lago home in Florida on Monday, according to sources familiar with the meeting. The company has the backing of Civil Liberties Group. Civil Liberties Group का यही काम है, जो dissenting voices है उनको बैक करना, पूरी दुनिया में ये यही करते हैं। The company has backing of civil liberty groups that have joined the legal fight on the free speech. और जहाँ पे आपकी अपोजिशन कमज़ोर हो और डोमिनेटिंग गवर्नमेंट हो, तो ऐसे सिविल लिबर्टी ग्रुप्स का होना ज़रूरी होता है। और सोचो अगर ना होता तो हिंदुस्तान में भी आपको कुछ पास्ट हिस्ट्रीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ किया गया है, छेड़छाड़ किया गया है, इमरजेंसी का दौर, या केशवानंद भारती फेमस केस जिसने बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट को जिंदा किया, तो ये वही ग्रुप है, इनका होना भी ज़रूरी है। बैलेंस ऑफ पावर होना ज़रूरी है, जहाँ पे आग है वहाँ पे पानी का होना ज़रूरी है। और अल्टीमेटली द इक्वालिटी एंड मोरालिटी एंड एथिक्स, ये सब प्रिवेल होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मैंने ये जानकारी आपको रखना लाजमी था, इसी लिहाज से मैंने ये वीडियो बनाया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो।
फिर मिलूँगा अगले ऐसे ही चर्चा के साथ में किसी कानूनी मसले को लेकर। तब तक आप सभी से मैं विदा चाहता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।